हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का संग्रह जो मैं आपको करवा रहा हूँ, पार्ट 6 का वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम रिवाइज भी करेंगे और आगे के लिए याद भी रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, यानी जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट पर जो सबसे पहला वेब पेज ओपन होता है, सबसे पहला प्रथम पृष्ठ जो ओपन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हाउस पेज, होम पेज, पीडीए या स्टार्टर पेज? तो आप जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा होम पेज। राइट आंसर यहाँ पे होम पेज हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ भी क्यूज भी कराई जाती है, कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्नों की क्यूज कराई जाती है। तो आप वो क्विज में ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज़ 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है, यानी विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक आवाज़ संचालित एक निजी सहायक है, पर्सनल असिस्टेंट जो है, जो आवाज़ यानी बोलकर अपनी सहायता करता है, उसका नाम क्या है? कोर्टेना, टास्कबार, माइक्रोसॉफ्ट एज या विंडोज़ स्टोर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोर्टेना। ये जो कोर्टेना है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टास्क बार है वो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट एज है वो एक ब्राउज़र है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कोर्टेना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये आपको बताना है। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की अपेक्षा एक्सेस में समय कम लगता है, तो ये बिल्कुल राइट बात है। कैश मेमोरी है वो फास्ट होती है, इसलिए उसमें एक्सेस टाइम है वो मेमोरी की तुलना में कम लगता है। दूसरा, कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी में डाटा है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तीसरा है, कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क होती है, ये कथन गलत है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है, तो ये गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है, ये बिल्कुल ठीक है कि कैश मेमोरी है वो मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलते हैं? यानी एमएस वर्ड में जो हाइपरलिंक है उसको हम कैसे खोलते हैं? ऑप्शन 1, हाइपरलिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके एल्टर कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, शिफ्ट कुंजी को दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, या कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो एमएस वर्ड 2010 में, यानी तो वर्ड में जो लिंक होते हैं उनको कंट्रोल कुंजी दबाकर और फिर हाइपरलिंक पर हम क्लिक करते हैं तब वो ओपन होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो अंतिम ऑप्शन है, अंतिम विकल्प है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंट्रोल कुंजी दबाए और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट है, आईपी एड्रेस में डोमेन नेम का अनुवाद करता है, यानी आईपी एड्रेस में डोमेन नेम का अनुवाद कौन करता है? डीएनएस, यूआरएल, एनटीएफएस या आईएसओ? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम है वो ही आईपी एड्रेस में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। मैंने आपको पहले बताया था, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पीके रोहिला स्टडी पॉइंट, इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एमएस वर्ड 2010 में अलाइनमेंट का एक प्रकार नहीं है? यानी एमएस वर्ड 2010 में कौन सा एक अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है इसमें से? पोर्ट्रेट, जस्टिफाई, इटैलिक या इंडेंट? तो हमें पता करना है कि अलाइनमेंट का एक प्रकार है, ध्यान से देखना, अलाइनमेंट का प्रकार है, जो प्रकार है वो पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई है ये अलाइनमेंट का एक प्रकार है। वर्ड में आप सभी जानते हो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं मुख्य रूप से, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई। इसके अलावा गटर मार्जिन होता है वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पे अलाइनमेंट की हम बात करें तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट है। तो यहाँ जस्टिफाई एक अलाइनमेंट का प्रकार है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अटैचमेंट फाइल
25 MB से अधिक आकार की है और आप वह फाइल जीमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे? गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करके, फाइल को BCC में संलग्न करके, गूगल क्रोम के बजाय फायरफॉक्स का उपयोग करके, या 25 MB से अधिक आकार की फाइल को हम किसी भी हालत में नहीं भेज सकते। तो ये आपको सोच समझ कर आंसर देना है। 25 MB से अधिक आकार की फाइल है वो ईमेल के माध्यम से हम नहीं भेज सकते हैं, या आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करना पड़ेगा, यानी उस फाइल को हम गूगल ड्राइव में अपलोड करके और उसका लिंक हम वहाँ भेज सकते हैं मेल के माध्यम से। तो यहाँ गूगल ड्राइव लिंक के द्वारा हम 25 MB से अधिक आकार की फाइल को शेयर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कंप्यूटर दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाता है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, या उपयोगकर्ता के लिए इसका उपयोग है वो दुर्गम हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो यह कौन सा हमला हो सकता है इस प्रकार का? फिशिंग हमला, ट्रोजन हॉर्स, पासवर्ड हमला, या डेनियल ऑफ सर्विस हमला? तो यदि कंप्यूटर पर इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक आ जाता है, सूचनाओं अनावश्यक सूचनाओं से भर जाता है, तो इसका मतलब ये जो हमला हुआ है इस पर ये होएगा डेनियल ऑफ सर्विस हमला। कौन सा होगा? डेनियल ऑफ सर्विस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में किसी एक विशेष सेल में यदि आप एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम में आपको इस प्रकार से हैश दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे? इसका क्या कारण है? यानी परिणाम में एक्सेल के सेल की कंटेंट में हैश हमें दिखाई देता है, ये हैश का चिन्ह हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे। तो इसका क्या कारण है? आपने गलत सेल में फॉर्मूला लगा दिया, या आपका फॉर्मूला लॉजिक गलत है, या फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में आप नहीं रख सकते, या फॉर्मूला का जो परिणाम है वो सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। बताइए इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी जो उसका परिणाम आया है वो उस सेल में जितनी सेल की चौड़ाई उसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो परिणाम बहुत बड़ा है और सेल का आकार हमने छोटा है, तो वो हैश के रूप में दिखाई देता है। उसको हम सही करने के लिए क्या करना होगा? सेल की चौड़ाई को, विड्थ जो है वो हमें सेल की बढ़ानी होगी। सेल की विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। जो सेल का जो ऊपर नाम लिखे होते हैं ना, सेल का नाम जो ABCD जो होते हैं, उनके जो कॉर्नर पे आप माउस को ड्रैग करके और उस सेल की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा MOCC पोर्टल का उदाहरण है? भीम, ट्विटर, उडासिटी या MS वर्ड? यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, ये यहाँ पे MOCC पोर्टल का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि भीम है ये एक पेमेंट गेटवे है, ट्विटर सोशल साइट है, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हो, वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेजेंट टेंशन। जो प्रेजेंट टेंशन है वो किसका एग्जाम्पल है? चार्ट का, वर्कबुक का, वर्कशीट का, या स्लाइड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड का। प्रेजेंट टेंशन है वो स्लाइड का उदाहरण है। MS पावर पॉइंट है वो एक प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है जिसके द्वारा, स्लाइड के द्वारा हम उसमें प्रेजेंटेशन का निर्माण करते हैं। वर्कशीट है ये एक्सेल की होती है वर्कशीट, और एक से अधिक वर्कशीट का समूह वर्कबुक कहलाता है, और उसी में हम चार्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट है, HDMI का पूरा नाम क्या है? HDMI बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम, जितने भी प्रश्न ये है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो HDMI का जो पूरा नाम होगा सही वो होगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का पूरा नाम है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाती है, जबकि कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाती है। यानी कौन सी कुंजी बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है और कौन सी कुंजी है वो दाएं तरफ के अक्षर को मिटाती है, ये हमें यहाँ इसका चयन करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो बाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस कुंजी होती है, आपको ध्यान रखना है, बैक स्पेस कुंजी है, उससे हम बाएं तरफ के अक्षर को हटा सकते हैं। और जो डिलीट कुंजी है इसकी सहायता से हम कर्सर के दाएं स्थित अक्षर को मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कॉपी के लिए
फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जब हम कॉपी करते हैं फॉर्मेट पेंटर के द्वारा किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो फॉर्मेट कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी। कंट्रोल शिफ्ट और सी है, इसके द्वारा हम फॉर्मेट पेंटर के द्वारा फॉर्मेट की कॉपी कर सकते हैं। साधारणतः हम कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी शॉर्टकट होता है, लेकिन फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल का जानते हैं आप, वोलेटाइल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, पीरोम, ईप्रोम और ए और बी दोनों या कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है उसका मुख्य अवयव क्या है? ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत परिपथ या निर्वात नलिका। तो कंप्यूटर की जो चतुर्थ पीढ़ी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में ये वृहद एकीकृत परिपथ जो है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका प्रयोग किया गया था, VLSI का प्रयोग किया गया था। ध्यान रहे कि जो प्रथम पीढ़ी है उसमें निर्वात नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का, और चतुर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है, वृहद पैमाने के एकीकृत परिपथ, इनका प्रयोग किया गया था। और जो पांचवी पीढ़ी है उसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है क्या बताइए, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है इसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था। जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर है उनमें मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, यानी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग होने लगा था। बहुत ही कम समय में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता है, इसके साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर्स का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ? यानी फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर का निर्माण कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो ये हुआ था दूसरी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण हुआ जो कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के साथ कार्य कर सके। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर का टेलीविज़न से किस कार्ड के जरिए जोड़ सकते हैं? यानी यदि हम टेलीविज़न का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करना चाहें तो कंप्यूटर का टेलीविज़न से कौन से कार्ड के जरिए हम जोड़ सकते हैं? साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, पाल कार्ड या डिस्प्ले कार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्ले कार्ड। किसकी जरूरत होगी? हमें डिस्प्ले कार्ड की ज़रूरत होगी। उसके बाद डिस्प्ले कार्ड का प्रयोग करके हम टेलीविज़न को भी कंप्यूटर की तरह फिर कार्य ले सकते हैं, यानी उसकी जो मॉनिटर है उसको हम डिस्प्ले बना सकते हैं। मॉनिटर की तरह ही कार्य करेगा फिर टेलीविज़न, डिस्प्ले कार्ड की हमें ज़रूरत होगी। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। यानी मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स है उसमें जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो जो ट्रेवल करता है तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? फ्लैश मेमोरी, सीमोस, बेज या बसेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसेज। यानी जो बसेज होती है, बस होती है, बसों के माध्यम से ही जो डाटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? जो मदरबोर्ड पर जो एक्सपेंशन स्लॉट लगाते हैं तो उसका क्या कार्य है? इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, मदरबोर्ड की पकड़ मजबूत बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जो एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं वो क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि इंटरनल कार्ड उसमें ऐड किए जा सके। इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए हम वो एक्सपेंशन स्लॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डेटा मैनिपुलेट करने को क्या कहते हैं? जब हम सूचना का निर्माण करते हैं तो सूचनाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। जो डाटा पर जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग या एनालिसिस?
तो डाटा मैनिपुलेटिंग है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। डेटा पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही हमें सूचना में परिवर्तित होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है? ईडीपी, तो ईडीपी का पूरा नाम यहाँ पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर जो 4 है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, या एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, या सभी है? तो यहाँ आपको ध्यान से जवाब देना है। कंपेयर क्या है? इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कंपेयर है वो है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। आप सभी जानते हैं एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू है इसमें अंगणितीय यूनिट भी होती है और लॉजिकल यूनिट भी होती है। अर्थमेटिक जो यूनिट है वो गणितीय संक्रियाएं करती हैं, गणितीय जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि। और जो लॉजिकल यूनिट है वो तुलना करने का कार्य करती है, दो डाटा या संख्याओं की तुलना करती है और जो परिणाम है वो ट्रू फॉल्स में हमें प्रदान करती है। तो कंपेयर क्या है? कंपेयर एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। तो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही सीरीज प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें।